आपको कामयाब होने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आसमान किसी के बाप का नहीं। लोगों के बीच में ना हमेशा ये परसेप्शन रहती है कि गांव की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होगी, कैसी होगी, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप उस चीज को कैसे, मैं बन के निकल सकती हूँ ना, तो तुम भी निकल सकती हो। उनके लिए वो करना है कि हर लड़की अपने पैरों पे खड़ी होके बोले कि मेरा एक वजूद है, मुझे सिर्फ घर पे रोटियां नहीं, जब तक मैं हूँ। और ये बात हकीकत है, जब तक पापा साथ देते हैं ना, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उस बच्चे को रोक सके। मेरे पापा ने मुझे इतनी पावर दे रखी है कि वो खड़े होके बोलते हैं मेरे शोल्डर पे अपने पैर रख, अपने पाँव रख, और आसमान जितना देखना है, जितना ऊंचा देखना है ना, तो उतना दो। मैं बात करके मैं कन्विंस कर लूंगा। लेकिन उस टाइम पे जो सर ने मुझे बोला कि नहीं, आप लखनऊ ही आओ, आप लखनऊ आए तो आप तहलका मचा दोगे ना, वो वाली बात मेरे को हिट हो गई कि यार लखनऊ जाना चाहिए मुझे। तो वहां पे वो वाला मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि जो लड़की कभी कोचिंग सेंटर तक अकेले नहीं गई है, वहां पे भी पापा को साथ लेके चलती थी, पापा चलो छोड़ के आओ मुझे। और वहां पे मैं खड़ी होके बोल रही हूँ नहीं, अब मुझे लखनऊ जाना है और मैं 1 महीने के लिए अकेली रह के आऊंगी। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा चेंजिंग पॉइंट था। आज का एपिसोड ना मेरे लिए पर्सनली काफी स्पेशल होने वाली है। हम अक्सर किसी टीचर को देखकर ये सोचते हैं कि यार इसकी लाइफ तो सॉर्टेड है, बट ये नहीं समझ पाते कि उसकी लाइफ सॉर्टेड क्यों है, उसके पीछे कितनी संघर्ष की है उसने। सो आज मैं हमारे बीच उन्हीं को बुलाना चाहती हूँ। सो प्लीज वेलकम तुलसी सिंह। थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने इतनी प्यार से, इतनी ऑनेस्टली आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है इस चैनल पे। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। अरे आप आ गए, उतना ही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम आने के लिए। सो आप यहाँ आए, काफ़ी लोगों की मदद हो जाएगी, काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी इस चीज़ से। लोगों के बीच में ना अक्सर ये परसेप्शन रहती है कि गांव की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होगी, कैसी होगी, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? और क्योंकि आप तो पर्सनली गाँव से, और गाँव की लड़की ने पूरा धमाका मचा दिया है, तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? अगर मैं स्टार्टिंग से शुरू करूँ तो ऐसा नहीं है कि लाइफ जो है गांव वाली वो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। हाँ, कुछ बेसिस पर डिफ़िकल्ट है, जहाँ पे लड़की बोलते है अब मुझे कामयाब होना है, तो वहाँ पे वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन वहीं पर जब लड़की उड़ना शुरू कर देती है ना, जब वो टेक ऑफ करना शुरू कर देती है, तो हाँ फिर वो ईज हो जाती है, क्योंकि फिर सबको ये लगता है कि ये कुछ बड़ा करेगी अब। तो वहाँ पे वो लोग है ना स्पोर्ट करने लग जाते हैं, जहाँ पे वो लोग एक टाइम पे खींच रहे होते हैं, वहाँ पे अब वो स्पोर्ट करने पे आ जाते हैं। तो आपने जैसा बोला, तो आपको काफ़ी सपोर्ट किया है लोगों ने, ठीक है। सो आपके मम्मी पापा कैसे सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, लाइक आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि अक्सर होता है लड़कियों को उतना सपोर्ट नहीं किया जाता है, बट आप बोल रहे हो कि आपके मम्मी पापा ने सपोर्ट किया है, आपके आसपास के लोगों ने सपोर्ट किया है। तो कैसे उन्होंने क्या किया आपके लिए, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हो? आप बताइए प्लीज़ हमारी ऑडियंस को। अगर मैं सच बताऊं, मेरी फैमिली के अलावा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बहुत कम लोग हैं, दोस्तों के अलावा और फैमिली के अलावा। दोस्त भी कुछ ही हैं चुनिंदा, कुछ तो ऐसे दोस्त भी मिले हैं लाइफ में जिनको लगा कि अरे ये ऊपर जा रही है, नहीं जाने देना। उन्होंने इमोशनली ब्रेक डाउन करना शुरू किया, इमोशनली तोड़ना शुरू किया। लेकिन वही बात है ना, जिसको उठाने वाला वो गिराने वाला कौन। तो वही चीज़, जहाँ पे पापा खड़े थे, जब कंधा देने वाले पापा थे कि बेटा तू यहाँ खड़ी हो और ऊपर चढ़, तो फिर मुझे इमोशनल ब्रेक डाउन हुआ या कुछ भी हुआ, मुझे ज़्यादा किसी चीज़ से फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि स्टैंड लेने वाले सामने पापा थे। जी आपने बिल्कुल सही बात बोली मैम कि जिनको उड़ना होता है उनका पूरा आसमान रहता है। सो आप बताओ कि आपने बता दिया कि सपोर्ट किया, क्या कभी आपको अपनी मम्मी से डांट पड़ी है? मुझे बहुत डांट पड़ी है, मैंने बहुत ज़्यादा डांट खाई है। और स्पेशली बताऊं तो मैंने एक बात के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डांट खाई है वो है खाना। क्यों मैम, आप खाना नहीं खाते थे क्या? मैं खाना नहीं खाती, यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं ना काम करते करते मेरा शेड्यूल इतना बिजी था कि मैं खाना खाना भूल जाती हूँ। तो मुझे जितने भी मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं या मेरी घर पे जब मैं होती हूँ, तो मम्मी सिर्फ एक ही बात पूछती, एक ही क्वेश्चन है मुझसे, कुछ भी हो जाएगा, तूने खाना खा लिया? मेरा भूल गई मैं,
फिर मेरे को डांट जो पड़ती है ना वो भयंकर वाली होती है। कई बार तो ऐसा होता है सुबह खाना मैंने नहीं खाया, स्किप हो गया, लंच भी स्किप हो गया, पापा 3 बजे ड्यूटी से आते हैं, उसके बाद मुझसे पूछते तूने खाना खा लिया, मैं बोलती नहीं खाया, फिर पापा बोलते हैं सब छोड़ पहले तू खाना खा। तो ये होता है। सो जैसे आपने बोला आपको डांटे भी काफ़ी पड़ी है, सो आप बताओ कि आपको एजुकेशन से क्या लगता है, मतलब एजुकेशन क्या है आपके लिए, और आप अपने से रिलेट करके बताओ कि आपके लिए एजुकेशन क्या है। आज स्टेप एक वो चाबी है जिससे आप हर एक ताले को खोल सकते हो। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बोला जाता है ना कि जिन होता है, सच में जिन होता है, लेकिन जिन किताबों में होता है। जब वो किताबें पढ़ के हम कहीं पर पहुंच जाते हैं ना तो सच में जिन होता है। फिर आप चाहे मर्जी जहाँ पे घिसा के कुछ भी बोल दो कि चाहिए ये, वो जिन सच में निकल के आपको वो चीज़ें दिलाएगा, वो सच में दिलाएगा। मैम, तो आपने बताया एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बताया, तो आप क्या करना चाहते हो अपने गांव की लड़कियों के लिए, मतलब किस तरह से उनको सपोर्ट करने चाहते हो अपनी एजुकेशन के द्वारा, मतलब क्या करना चाहते हो? एजुकेशन ने आपको क्या एक स्पेशल पावर दी है कि आप उन लड़कियों को सपोर्ट करें जो नहीं कर पाते हैं, जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं किसी भी कारण से, आप उनको कैसे सपोर्ट करना चाहते हो? एक मिशन चल रहा है, एक विज़न है मेरा कि मुझे उन लड़कियों के लिए क्या करना है। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रही हूँ। मुझे वापसी जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मैंने एक बहुत बड़ा विज़न रखा है कि मैं उन लड़कियों को कैसे कैटर करूँगी, कैसे उन लोगों को यहाँ तक लेके आऊँगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और अगर मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूँ तो जब मैंने टीचिंग शुरू की थी ऑफलाइन में, तो बच्चे जैसे छोटे हैं जो मुझसे वहाँ पे, तो वो बोलते हैं दीदी मुझे आपके जैसा बनना है, बुआ मुझे आपके जैसा बनना है। और जब वो बोलते हैं ना तो एक अंदर से आता है कि भाई सच में मुझे इनके लिए कुछ करना है। अब वो जो मेरे जैसा बनना चाहते हैं ना, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि तुम भी एक तुलसी सिंह बन के निकल सकती हो। जब मैं बन के निकल सकती हूँ ना तो तुम भी निकल सकती हो। उनके लिए वो करना है कि हर लड़की अपने पैरों पे खड़ी होके बोले कि मेरा एक वजूद है, मुझे सिर्फ घर पे रोटियां नहीं बेलनी, रोटियां आनी चाहिए बेलनी, मैं ये नहीं बोलूँगी रोटियां बेलनी नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसका एक वजूद होना चाहिए कि पहले रोटी बेलने से पहले मैं अपने सपने बेलने सीखूंगी। बहुत गहरी बात कर दी मैम आपने, बहुत अच्छे लोगों को आप बहुत इंस्पायर करती हैं। तो आप क्या मुझे बता सकती है कि आपको आपके पापा मम्मी ने कभी ये बोला कि तू पढ़ाई नहीं करती है, अच्छे से पढ़ाई कर ले तू, मतलब होता है ना बच्चों स्कूल में होता है ना कि मम्मी पापा डांटते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आपको कभी इस बात के लिए डांट पड़ी है? नहीं, मुझे डांट पड़ी है, लेकिन मेरे को इस वजह से डांट पड़ी है कि रात को तू 1 बजे बैठ के क्या कर रही है, नहीं ये किताबें नहीं रखी जा रही है तुझसे। सच में मेरी मम्मी आज भी अगर मैं बात करूँ, रात को अगर मैं 1 बजे जाग रही हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो ये होता है कि जल्दी सो जाओ, 9 बजे सो गए, 10 बजे सो गए, 9 बजे मेरी मम्मी सो जाती हैं, मोस्टली 10 बजे तक पापा भी सो जाते हैं। और मैं रात को अगर 1 बजे तक जाग रही हूँ ना, तो फिर पापा एक ही बात बोलते हैं मुझे कि कोई बात नहीं उसको पढ़ लेंगे, लेकिन मम्मी वहीं पे रात को 1 बजे उठ के बोलेंगे सोया नहीं जाता तेरी, नहीं टेकी जाती है किताब, तो वो वाली आती है। मुझे डांट इस वजह से पड़ती है कि रात को तू जाके पढ़ क्यों रही है, पूरा दिन काम करती ही ना है, नींद तो एटलीस्ट पूरी ले ले। अक्सर बच्चों को इस बात के लिए डांट पड़ती है कि वो पढ़ाई नहीं करते, और आपको इस बात के लिए पड़ती है कि वो आप बहुत पढ़ाई करते हो। दैट्स सो फनी मैम। बट मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अब लगता है ना कभी कभी कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट होते जा रही है, मुझसे संभाला नहीं जा रहा, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हो, कैसे खुद को मोटिवेट करते हो, या मतलब कैसे खुद को हैंडल करते हो? मोटिवेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब इंसान को क्यों नहीं पता होता है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ये चीज़ें, जब मैं किसी से भी बात करती हूँ, जनरली भी अगर मैं बच्चों से बात करती हूँ, तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि पहले अपना क्यों का जवाब लेके आओ, तुम्हें कामयाब होना क्यों है। जिस दिन ये क्यों क्लियर हो गया ना, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मेरा विज़न क्लियर है कि मुझे क्यों करना है, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक्सटर्नल मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, टच वुड। और दूसरी बात अगर मैं बोलूँ कि कैसे मतलब ये सब कुछ मैं हैंडल करती हूँ, तो वो बोलते हैं ना हर कामयाब लड़की के पीछे एक इंसान होता है, तो वो इंसान मेरे पीछे मेरे पापा हैं। मैं अपने पापा को इतना इसीलिए मानती हूँ क्योंकि वो हमेशा मेरे पीछे खड़े होकर बोलते हैं कि तू कर, तुझे जो करना है तू कर,
तुझे कोई रोकेगा नहीं जब तक मैं हूँ। और ये बात हकीकत है, जब तक पापा साथ देते हैं ना, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उस बच्चे को रोक सके। मेरे पापा ने मुझे इतनी पावर दे रखी है कि वो खड़े होकर बोलते हैं मेरे शोल्डर पे अपने पैर रख, अपने पाँव रख, और आसमान जितना देखना है, जितना ऊंचा देखना है ना, तो उतना देख। और ये चीज़ है भी कि मैं देख पा रही हूँ। तो मेरी जो विल पावर है ना असली, वो मेरे पापा है, मेरी स्ट्रेंथ, मेरा सब कुछ। ही इज़ द ओनली मैन। बोलते हैं ना कि हीरो कौन है, तो मेरे लिए हीरो मेरे पापा हैं। मैम बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपके लाइफ का जो हीरो है वो आपके पापा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्या करना चाहती है जो कि आपके पापा बोले कि ये मेरी बेटी ने बहुत अच्छा, मतलब वो बहुत प्राउड फील करे। तो आपके मन में ऐसा क्या विजन है अपने पापा के लिए, या क्या करना चाहती है, आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? मैं उनके लिए अगर सच बताऊं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं जितना करूंगी उतना कम है। एज अ प्राउड मोमेंट अगर मैं बताऊं, तो जब मेरा रिजल्ट आया था अभी यूनिवर्सिटी का, और मेरी यूनिवर्सिटी रैंक थी, तो उस मोमेंट पे उन्होंने मुझे लिख के भेजा था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, प्राउड ऑफ यू। और वो मोमेंट ऐसा था मेरे लिए कि मैं बहुत कम रोई हूँ, मैं बहुत कम रोती हूँ, मैं जल्दी सी नहीं रो पाती हूँ। लेकिन वहीं पर उस दिन मैं मेरी मम्मी को हक करके रोई थी कि पापा ने फाइनली मुझे बेटा बोल दिया। क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था कि पापा बहुत कम बेटा बोलते हैं, वो हमेशा मुझे भाई कह के बुलाते हैं, बट दैट मोमेंट जब उन्होंने मुझे बेटा बोला, आई वाज लाइक यार जन्नत क्या होती है। उस दिन पता चला जन्नत, सुकून क्या होता है। बहुत अच्छी लगी मैम ये आपकी बातें सुनकर। तो आपने जैसे बताया आपने यूनिवर्सिटी टॉप किया था, तो आप बता सकती है कि आपका कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा, मतलब किस तरह, मतलब आप क्या फील कर रही थी उस टाइम, और आपने कैसे टीचिंग को इंक्लूड किया? आप खुद पढ़ाई करते हुए दोनों चीज़ों को हैंडल करते हो, आप खुद पढ़ते हो और बच्चों को भी पढ़ाते हो, तो कैसे चीज़ें हैंडल होती है, मतलब आप क्या कैसे करते हो ये चीज़ों को? मेरा कॉलेज जो, अगर मैं शुरुआत बताऊं, तो मेरा पहला दिन जो था, मैं यूनिफॉर्म ही गलत पहन के गई थी। मैं जीएनएम वाली यूनिफॉर्म पहन के गई थी पहले दिन, और मेरा नर्सिंग में एडमिशन हुआ था, लेकिन मैं पहन के जीएनएम वाली ड्रेस गई थी। तो जाके उस क्लास में बैठना जहाँ पे सब बीएससी नर्सिंग की यूनिफॉर्म में है, और वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था मुझे अंदर से, यार कैसी, मतलब कोई कुछ बोलना दे लाइक दैट। और मुझे टोका भी था, मुझे याद है पहले ही दिन मुझे टोका गया था, एक मैम ने मुझे टोक दिया था, बोले बेटा आपकी क्लास ये नहीं है, ऊपर वाले फ्लोर पे है। और आई वाज लाइक नहीं मैम, मेरा नर्सिंग में ही हुआ है, बस गलती से गलत ड्रेस पहन के आ गई हूँ। और अगर मैं बताऊँ अपनी टीचिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई, तो मैं 16 साल की थी, तब से मैं टीचिंग कर रही हूँ। मैंने नॉर्मली पढ़ाना शुरू किया था बच्चों को, और दोनों के दोनों को डिफ़िकल्ट था मैनेज करना, क्योंकि कॉलेज मेरा ऐसा है, स्टडी के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एक दिन जो पढ़ा दिया ना, अगले दिन उसका टेस्ट है। अगर 6 लेक्चर हुए हैं तो 6 के 6 में सुना जाएगा पहले, उसके बाद आगे कंटिन्यू होता है। तो स्टार्टिंग में तो ये और भी ज़्यादा था, तो डेली अपना भी याद करना, उनका भी प्रिपेयर करना, फिर उनको पढ़ाना भी, और दोनों चीज़ें बैलेंस करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, और टायरिंग भी हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके वो होता है ना कि जैसे शरीर को ढालो वैसे ढल जाता है अपने आप, तो वो ढलना शुरू हो गया और हो गया बस। जी, मतलब आप काफ़ी अच्छे हद तक हैंडल करती है चीज़ों को, ये दिखती है। और आप बताओ कि मतलब नर्सिंग का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब आपने कैसे सोचा कि मुझे नर्सिंग करना है, मतलब किस तरह से ये जर्नी रही? आपने क्या किया अपने लाइफ में, मतलब क्या सोचा जब आप बहुत कंफ्यूज थे कि मुझे स्कूलिंग के बाद क्या करना है, तो क्या किया आपने, मतलब किस वे में आप इस चीज़ को देखते हो? मेरे लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था उस टाइम पे, ना कुछ भी ऐसा था कि मैं क्या करूँ, कंफ्यूजिंग वगैरह कुछ नहीं था। नॉर्मली था, मेरे दिमाग में सेट था कि मुझे जितना जल्दी हो सकता है मेडिकल फील्ड से मुझे ग्रेजुएशन ख़त्म करनी है, क्योंकि मेरा प्रोस्पेक्टिव कुछ और था, मेरा एम कुछ और था। यहाँ पे जो मैं बैठी हूँ एज एन एजुकेटर, ये बहुत ही मतलब वो हो जाता है ना, बिल्कुल सब कुछ पलट गया, वो धरती पलटने वाली बात हो जाती है। तो मेरे लिए वही है ये। एज सच कुछ नहीं था कि मुझे टीचिंग में ही आना है या फिर मुझे नर्सिंग में ही आना है, बस टाइम के साथ वो होता है ना कि लिखा होता है किस्मत में, वो अपने आप होता जाता है। ये एक मूवी चल रही है मेरे लिए, तो मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया, ना मैंने कभी सोचा कि मुझे यही करना है। होता गया, मैं करती गई, और सब कुछ आपके सामने ही है।
मैम, आप ऑफलाइन से ऑनलाइन का सफर कैसे आपका शुरू हुआ? क्या जर्नी रही आपकी? ये तो मतलब अजीब ही हो गया ना कि आप पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, बच्चों से कनेक्ट करते थे ऑफलाइन, अब आप ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हो, तो आप उसको कैसा देखती हो और बच्चे इस चीज में क्या रिएक्ट करते हैं? ये मेरे लिए एक गेम चेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि एक दिन ऐसे ही मुझे टाइम मिल गया और मैं आराम से यूट्यूब देख रही थी, तो यूट्यूब के अंदर मुझे ऐसे ही 4 मिनट की एक वीडियो मिली जिसके अंदर लिखा हुआ था अड्डा 24/7 के अंदर वैकेंसी। और मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो आशुतोष त्रिपाठी सर की है। मुझे नहीं पता था आशुतोष त्रिपाठी सर कौन है, लेकिन अब मुझे पता है। अड्डा 24/7 में आने के बाद मुझे पता चला कि वो टॉप के टीचर हैं। उनकी वीडियो मैंने रैंडमली देखी थी, ऐसे ही मेरी फीड में आ गई। कभी नहीं, मैंने कभी उनकी वीडियो नहीं देखी थी। उस दिन वो होता है ना लक बाय चांस, तो वो वाला पत्ता मेरे साथ खेला गया और मैंने वीडियो देखी, मैंने फॉर्म भर दिया। अब मुझे नहीं पता था कि मैंने किसकी वीडियो देख के यहाँ पे वो लिया है। और उससे भी बड़ा रोल अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे रोशन सर का है मेरे लिए, क्योंकि रोशन सर ने जब मेरे पास ईमेल आई कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, तो यहाँ पे रोशन सर से मेरी बात हुई और रोशन सर ने मुझे बोला कि आप लखनऊ आओ। मैंने मना कर दिया था, सर मैं ऑनलाइन कर लूँगी ऐसे तैसे करके, जैसे तैसे करके। लेकिन सर ने मुझे सर ने बोला कि नहीं, आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन आओ, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन आए ना ट्रेनिंग में तो आप भूकंप मचा दोगे, आप भूचाल मचा दोगे। आपके अंदर वो एनर्जी, आपके अंदर, सर ने मुझे बहुत उस टाइम पे समझाया है कि कौन नहीं मान रहा है, आप मेरी बात करा दो, मैं बात करके मैं कन्विंस कर लूँगा। लेकिन उस टाइम पे जो सर ने मुझे बोला कि नहीं आप लखनऊ ही आओ, आप लखनऊ आए तो आप तहलका मचा दोगे ना, वो वाली बात मेरे को हिट हो गई कि यार लखनऊ जाना चाहिए मुझे। तो वहाँ पे वो वाला मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि जो लड़की कभी कोचिंग सेंटर तक अकेले नहीं गई है, वहाँ पे भी पापा को साथ लेके चलती थी, पापा चलो छोड़ के आओ मुझे। और वहाँ पे मैं खड़ी होकर बोल रही हूँ नहीं अब मुझे लखनऊ जाना है और मैं 1 महीने के लिए अकेली रह के आऊँगी। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चेंजिंग पॉइंट था। एक तो सबसे पहले तो कि मैं अकेली रह रही हूँ, और दूसरा पॉइंट ये भी था कि मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन जो आई, इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो एक तो मेरे पापा एज ऑलवेज उन्होंने तो सपोर्ट किया ही है, और साथ ही में रोशन सर का बहुत बड़ा रोल था यहाँ पे, जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप ऑफलाइन आओ और यहाँ से आप लेके जाओ, आप अपना खुद का शुरू करो सब कुछ। तो रोशन सर ने बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो रोल है वो प्ले किया है। सो ऑनलाइन टीचिंग को आप आगे किस तरह से ले जाएंगी, कंटिन्यू करेंगी, बच्चों की मदद किस तरह से करेंगे आप ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू? प्लीज मैम डिस्क्राइब करें। मैं पहले बायोलॉजी पढ़ाती थी, मैंने ऑफलाइन में बायोलॉजी से शुरू किया था। लेकिन मैं एज अ नर्सिंग जब मैंने शुरू किया एज अ नर्सिंग स्टूडेंट, तो मुझे पता चला कि नर्सिंग का कंटेंट बहुत कम प्रेजेंट है। नर्सिंग को है ना एज सच मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है कि हाँ भाई टीचर्स सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें फार्मा जैसे सब्जेक्ट की, पैथो जैसे सब्जेक्ट्स की, तो हमें नहीं मिलते हैं नोट्स। चलो ठीक है, MSN हो गया, नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, इनका तो फिर भी हम लोग कर ले। अब फार्मा जैसे सब्जेक्ट्स को कैसे ही बच्चा पढ़ेगा, और इनका कोई मटेरियल ही प्रेजेंट नहीं है। अब हर चीज़ का मटेरियल है, गूगल पे है, चैट GPT पे बहुत है, सोशल मीडिया पे, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ नर्सिंग जैसे सब्जेक्ट्स की तो नहीं है, इतना नहीं है। तो मुझे ये वाला पॉइंट लगा कि यहाँ पे मैं वर्क कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट मैं खुद उस चीज़ से बहुत परेशान हुई हूँ। क्योंकि सब चाहते हैं यार एग्जाम से, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स के लिए तो सब यही चाहते हैं कॉलेज लाइफ में ना, एक रात पहले आराम से लेटे हम लोग 1 शॉट देके एक 10-5 घंटे की वीडियो और हमारा काम चल जाए, हम पास हो जाए। वहीं पर मैंने वो चीज़ देखी, फिर मैंने यहाँ पे बात की कि सर मैं बायोलॉजी छोड़कर मैं नर्सिंग में आना चाहती हूँ। तो सर ने मुझे खुद का ही एक यूट्यूब चैनल दे दिया, बोले मैडम आप इसको ग्रो करो, अब आपको जितना अच्छे से पढ़ाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाओ जैसे आप चाहते हो, आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म है, अड्डा की पूरी टीम है। सर ने इतना फ्लॉलेसली मुझे सपोर्ट किया है कि आपको जैसे करना आप वैसे कीजिए। मैम, अब तो आप ऑनलाइन एजुकेटर हो, तो आपको लगता है कि पीछे जब देखते हो तो लगता है कि कॉलेज में मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो आप उन फ्रेंड्स को अभी भी आप कांटेक्ट में हो, और जब आप नहीं भी हो तो उनको याद करती हो, तो आपको कैसा फील होता है? जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे ना, वैसे ही मेरे भी 3 बंदर हैं, कशिश, जागृति एंड भारती। और मैं तीनों से ही बहुत ज़्यादा कनेक्ट में हूँ, रेगुलर बातें होती है मेरी। और कॉलेज तो अभी मेरा चल ही रहा है, अभी मेरा कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ है, मैं परस्यूइंग में हूँ नर्सिंग में। और
हाँ, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, और अगर मैं बताऊँ तो तीनों ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा केयर भी करती हैं मेरी, और मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, बिल्कुल ऐसे पॉजेसिव है, तो हाँ वो मैटर करती है मेरे लिए। सो मैम की अभी तक की जर्नी ना काफ़ी इंस्पायरिंग रही है और ये बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती है। सो अब ना मैं मैम से ना कुछ क्विक क्वेश्चंस करूंगी, ठीक है? सो मैम आप बताइए आपके लाइफ की सबसे फनी मोमेंट्स क्या रहे हैं? सिबलिंग्स के साथ मस्ती करना। सिबलिंग्स के साथ मस्ती करना, कैसी मस्ती करना, मतलब क्या करते थे आप? एज सच कभी मैंने इतना ज़्यादा सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, बट मेरे तीनों बहन भाइयों के साथ है ना, मैंने बहुत मस्ती की है। और मुझे अभी जो रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव डे लगता है और मेमोरेबल लगता है, वो एक ही दिन है जब मम्मी पापा दोनों बाहर गए हुए थे काम से, और अनफॉर्चुनेटली हम चारों सिबलिंग्स इकट्ठे हो गए, और उन तीनों की शादी हो रखी है, तो वो चीज़ मतलब थोड़ी सी हो जाती है ना कि शादी के बाद सब मैच्योर बिहेव करते हैं। बट उस दिन ऐसा हुआ कि हम लोगों ने पिज़्ज़ा विज़्ज़ा मंगाया, ऐसे कोक वोक के साथ जो पार्टी की, और फिर हम लोगों ने वीडियो वगैरह शूट किया कि ये वो वाला दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल रहा है। सो वाओ मैम, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। अब आप मुझे बताओ कि कॉलेज में क्या आपने या स्कूल में क्या आपने किसी को पिटवाया या खुद पीटा है कभी? मैंने 8th क्लास में एक लड़के को पीटा है। आप पीटते भी हो? और मैंने सुना है ये कहीं से कि आप मतलब आपसे सब डरते हैं काफ़ी लोग। मैं ऐसा क्यों मैम? मुझे तो आप पर्सनली बहुत स्वीट लगी, बट क्यों डरते हैं आपसे सब? वो हो जाता है ना कि जब हम लोग किसी इंसान को ऐसे चलते हुए मतलब एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये तो रूड है, अकड़ू है, तो वो वाली परसेप्शन मेरे लिए भी बनती है। क्योंकि जब लोग आके मुझे बोलते हैं कि नहीं, पहले दिन जब हमने आपको देखा था ना, आप बड़े रूड से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि खतरनाक है, लेकिन जब बात की तो लगा अरे यार इससे पोलाइट कौन ही होगा। तो वो वाली एक पर्सनैलिटी जो है, वो ड्यूअल पर्सनैलिटी मैं बोल सकती हूँ कि दिखने में रूड लगती हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं इतनी रूड। तो वही। सो थैंक यू मैम, आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई। अब हम अपने पॉडकास्ट की एंड की ओर जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या लोगों की बातों ने आपको कभी रोका है? क्या फेलियर आपको कभी नहीं रोका है कि हाँ 4 लोग बात कर रहे हैं, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, अब मैं अपने लाइफ में फेल हो जाऊंगी? क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है? एक हकीकत बात बताती हूँ मैं, 4 लोगों की बातें कभी आपको नहीं रोक सकती। वो क्यों नहीं रोक सकती, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि जब हम लोग किसी रास्ते पे चलते हैं ना, तो 4 लोग कल भी बोल रहे थे, 4 लोग आज भी बोल रहे हैं, और 4 लोग कल भी बोलेंगे। उनका काम ही है बोलना। और एग्जैक्टली वो 4 लोग हैं कौन, आज तक ना तो मुझे मिले हैं, क्योंकि मुंह पे आके किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि बोल दे कि भैया तुमने ये किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। हाँ, मुंह पे आके सब बोलते हैं कि यार तू बहुत अच्छा कर रही है, तूने बहुत अच्छा किया है लाइफ में, तू बहुत अच्छा कर रही है। 4 लोग कोई नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं वो 4 लोग। अब वो 4 लोग आपकी इमेजिनरी हैं, अब उनसे आप लोग डर के रुक रहे हैं, तो वो आपकी गलती है। फिर मैं नहीं बोलूँगी कि 4 लोगों की वजह से आप रुके हो, वो 4 लोग आपकी इमेजिनेशन है। और आपने एक और क्वेश्चन पूछा कि फेलियर रोक सकता है या नहीं, तो नहीं रोक सकता, क्योंकि फेलियर के बिना कोई इंसान आज तक सक्सेस नहीं हुआ है। फेलियर ही एक वो स्टेप है, मैं बोल सकती हूँ एक वो चाबी है, जिसके ऊपर आप पैर रख के अपनी कामयाबी तक पहुंच सकते हो। जी, काफ़ी गहरी बात कही मैम ने, ये काफ़ी इंस्पायरिंग है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। मुझे पता है आपको भी बहुत लेट हो रहा होगा मैम, सो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या सक्सेस पाने के लिए किसी की परमिशन चाहिए होती है? जी बिल्कुल चाहिए होती है, लेकिन परमिशन चाहिए खुद की वहाँ पे। क्योंकि जब हम सक्सेस होने के रास्ते पे निकलते हैं ना, हमें खुद में इतनी हिम्मत रखनी होती है कि सामने वाला अगर बंदा हमें कुछ बोल रहा है, तो हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको खुद जवाब दे सकें। क्योंकि वहां पर पापा नहीं आएंगे, वहां पर भाई नहीं आएंगे सपोर्ट करने के लिए कि हाँ भाई मेरी बहन को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं नहीं मानती वो चीज़ आपको खुद से लेके आनी पड़ेगी। परमिशन खुद की चाहिए होती है, क्योंकि 4 लोगों के रोकने से अगर आप रुक रहे हो, तो फिर वही बात है कि आपके अंदर जज्बा नहीं है। और दूसरी बात अगर मैं बोलूं, आपको कामयाब होने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आसमान किसी के बाप का नहीं है।
आपको कामयाब होने के लिए खुद की परमिशन की जरूरत है। तो मैं यही बात बोलना चाहती हूँ हर एक उस लड़की को और हर एक उस लड़के को जो बोलते हैं ना कि हमें तो इसने रोक रखा है, बस इस ब्रेकडाउन ने रोक दिया, इस डी अटैचमेंट ने रोक दिया, हम बस रुक गए यहाँ पे। भाई कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें, तुम्हें खुद रोक रहे हो। तुम्हारी मजबूती जो है ना वो तुम खुद हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी वीकनेस तुम हो। तो ये बात मैं स्टार्टिंग से एंड तक सबको यही बोलती हूँ। वाओ, मैम ने इतनी अच्छी बात कह दी। इतनी छोटी उम्र में मैम ने जिंदगी के सारे रूल्स समझ लिए। वाओ मैम, मतलब मैं खुद इतनी इंस्पायर हूँ आपसे, और हमारा पॉडकास्ट देखकर मुझे लगता है बहुत लोग इंस्पायर होंगे। सो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आप लोग हमारी बात को सुनिए और देखिए हमें कि मैम की जर्नी को देखिए, और ऐसे ही मैम को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। राम राम भाई सारा।